हेलो क्लास 9th डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में। पिछले टर्म पर आपको मेल्टिंग की प्रोसेस और कई भी प्रोसेस आपको फिगर के द्वारा बता दी गई थी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस क्या है, ठीक, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। आपको तो पता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज हो रहा है। तो पिछले टर्म पर आपको समझाया गया था, इट इज़ अ मेल्टिंग और फ्यूज़न भी कहते हैं। इट इज़ अ मेल्टिंग और फ्यूज़न। अब इसकी एक स्पेसिफिक डिफाइन जो हम लोग मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग के बारे में क्या कह सकते हैं, क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जिसमें सॉलिड मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट होता है, मेल्ट लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो आपके डिफाइन गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने पर, ध्यान दीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने पर मेल्टिंग पॉइंट वेरी कर जाता है। तो इसलिए ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूज़न। तो फिर से एक बार डिफाइन जल्दी से पढ़ते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम्स अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड द प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग। क्लियर? मेल्टिंग पॉइंट में क्या कह रहा है, कंडीशन, मेल्टिंग पॉइंट की कुछ इंटरेस्टिंग बात क्या बता रहा है, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आसान बात है। ये कह रहा है कि यहाँ देखिए एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहाँ पर वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, मेल्ट करती है, और हमारा जो वैक्स है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्स मेल्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके जी बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वैक्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये बात हमको समझ में आई कि मेल्टिंग पॉइंट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रिलेशन है या, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, एट हाई प्रेशर इट रिक्वायर्स लेस हीट। देखिए इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि मान लीजिए आप जो है ये आइस है और ये भी आइस है, आइस के दो टुकड़े हैं। अगर मान लीजिए ये आइस मान लीजिए -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये भी -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, दोनों आइस हैं। अगर आप इधर से प्रेशर एग्जर्ट करते हो, आप इसको इधर से दबाते हो और इसको इधर से दबाते हो, तो इसके कहने के अनुसार कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, वास्तव में जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस जो है उसके पहले ही क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी, उसके पहले ही मेल्ट होने लगेगी और मेल्ट होकर ये लिक्विड में बदलेगी। ठीक है ना? तो प्रेशर अप्लाई करने पर ये क्या होगी, जल्दी से मेल्ट करने लगती है। और ध्यान से देखिए, जैसे ही आप प्रेशर रिलीज करते हो तो ये जो लिक्विड की लेयर है, ये जो आइस की लेयर है, इसके बीच जो मेल्ट हुआ वाटर है वो तुरंत, चूंकि आप प्रेशर को रिलीज किए तो ये मेल्ट होने लगा, तो ये किनारे किनारे से तो मेल्ट होगा ही, यहाँ भी मेल्ट होगा। तो यहाँ का जो वाटर है वो तुरंत फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने प्रेशर रिलीज किया इसका टेम्परेचर फिर से क्या होगा, फिर से माइनस की तरफ भागेगा। तो इसलिए ये आइस की जो क्यूब्स हैं ये आपस में स्टिक भी कर जाती हैं। क्लियर?
तो ये कुछ बातें हैं जो इसको आप मेल्टिंग पॉइंट से रिलेट किए। और हाँ, एक बात और है, इम्प्योरिटीज़ की बात। अगर आइस में इम्प्योरिटीज़ मिक्स की गई हैं, अगर जो है, हाँ, कोई भी चीज़ है जिसमें अगर इम्प्योरिटीज़ मिक्स की गई है, तो अगर उसका, जैसे हम आइस की बात करें, अगर आइस क्यूब्स हैं और उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ के रूप में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। मतलब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बातें मेल्टिंग पॉइंट से थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपने मेल्टिंग की डिफाइन पढ़ी, आपने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी देखे यहाँ पर, कुछ कंडीशंस भी देखी जिन पर हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या करता है, वैरी करता है। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं आगे के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो ध्यान से समझिएगा, पहले इस बात को समझते हैं थोड़ा सा। लेटेंट हीट मतलब, लेटेंट माने क्या होती है, छिपी हुई, ठीक है ना, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसी हीट जो क्या है, छिपी हुई है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ छिपी होने का क्या मतलब है, जैसे आप देखिए, हीट का मेन काम क्या है, हीट का मेन वर्क क्या है, बताइए। हीट का मेन वर्क है टेम्परेचर को इंक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना। लेकिन यहाँ जो हीट है अपना मेन वर्क ना करके कोई और वर्क कर रही है, अनदर वर्क कर रही है, अनदर वर्क कर रही है। इसीलिए जो, जैसे हीट का जो काम है दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज करना, और हीट यहाँ पर टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही है, कब, ड्यूरिंग फ्यूजन। फ्यूजन मतलब अभी बताया था ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के समय जो हीट है वो अपना ओरिजिनल काम नहीं कर रही है, उसका ओरिजिनल काम है टेम्परेचर को बढ़ाना। टेम्परेचर ना बढ़ाकर वो कोई और काम कर रही है, इसलिए इसका नाम कर दिया लेटेंट हीट। तो डिफाइन पर हम बाद में आते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये हीट जो अनदर काम कर रही है, जो दूसरा वर्क कर रही है, वो क्या है। तो इसके लिए, समझने के लिए देखिए, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आइस ले ली, क्या ले ली, आइस, ठीक है। अब क्या किया दूसरा, यहाँ से हम इस आइस को एक फ्लास्क में लिया, और इसको यहाँ से हम क्या देने लगे, हीट देने लगे। और यहाँ पर हमने क्या किया, थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर लगा दिया, तो अब थर्मामीटर लगाने के बाद क्या हो, ये मान लीजिए आइस का टेम्परेचर बता रहा है थर्मामीटर, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम टाइम नोट कर लिए, देखिए टाइम नोट कर लीजिए, मान लीजिए 11 o'clock हो रहे हैं। अब आपने इसको हीट देना चालू किया। अब देखिए, आप अगर हीट दे रहे हैं, अगर आप हीट दे रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सो ऑन। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ समय तक, मतलब ये 11 o'clock हो रहे हैं, लगभग 11, आप कुछ टाइम ले लीजिए, मैं एक ऐसे एवरेज टाइम ले रहा हूँ, मान लीजिए 11:05, ठीक है ना। तो इस इतने टाइम में क्या होता है, इतने टाइम में लगभग 5 मिनट में क्या होता है, आप देखते हैं कि ये जो हमारा आइस है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड में। ये सेकंड स्टेट बता रहे हैं, लगभग 5 मिनट में आपकी आइस पूरी की पूरी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर जो आपका थर्मामीटर लगा था, जो थर्मामीटर लगा था, वो टेम्परेचर अभी भी क्या मेजर कर रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने 11 बजे इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया, और आप 11:05 पर देख रहे हैं कि जो हमारी
टेम्परेचर की वैल्यू थी जो अकॉर्डिंग टू अस वो बढ़कर 0 से 1 2 3 4 ऐसे होनी चाहिए, लेकिन 5 मिनट तक आप हीट दे रहे हैं लगातार, तब भी उसके टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं हो रहा है। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हीट का काम है, मेन वर्क है टेम्परेचर को इंक्रीज करना, वो ना करके यहां पर हीट क्या कर रही है, हीट कर रही है अनदर वर्क, और वो अनदर वर्क है चेंज ऑफ स्टेट। जी हां, यहां पर क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और सारी की सारी हीट इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड में हैं, जो पार्टिकल हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने का काम कर रही है, ब्रेक करने का काम कर रही है, जिससे ये पार्टिकल्स किस में आ जाएं, मूविंग कंडीशन में आ जाएं। मतलब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको रिड्यूस कर रही है। मतलब ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी डिफाइन भी आसान है, इसको आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहां पर देखिए इसकी डिफाइन में क्या करिए, दो चीज। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, तो यहां पर तो हमने आइस का एग्जांपल लिया हुआ है, लेकिन यहां पर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसको आप जो है, जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। पहली बात तो यहां हमने मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर किया है। दूसरा क्या, ये जो आइस का जो भी सब्सटेंस यहां कंसीडर करना है, इसको डिफाइन करने के लिए इसका मास आपको क्या लेना है, 1 kg लेना है, तभी आप कंपैरिजन करेंगे। चाहे यहां आप आइस लें, चाहे आप यहां आयरन लें, चाहे आप यहां वैक्स लें, कुछ भी लें, उसको 1 kg लेना है, और आप इसको इसके मेल्टिंग पॉइंट से, कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड में है तो उससे आप कन्वर्ट करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट जो लिक्विड में है। तो इसकी डिफाइन क्या बनी, ध्यान से देखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर से देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन लगी हुई है, आप इसको छोड़ेंगे नहीं। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 kg ऑफ सॉलिड लिया, 1 kg ऑफ सॉलिड को 1 kg ऑफ लिक्विड में आपको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, अगर आप 1 kg, देखो पर kg लिखा है, 1 kg अगर आप आइस ले लेंगे, 1 kg आइस ले लेंगे तो इसको कन्वर्ट करना रहेगा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, तो आपको 334 किलो जूल एनर्जी लगेगी 1 kg, या इसको 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg भी लिखा जा सकता है, कई बुक में ऐसा लिखा होगा। तो ये आपने किसके बारे में पढ़ लिया, ये आपने पढ़ लिया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, उसकी डिफाइन देख ली। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको लैटेंट हीट के बारे में पता चला होगा, फ्यूज़न के बारे में पता चला, और ये चीज़ें आपने ज़रूर से ज़रूर सीखी होंगी। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट्स ज़रूर करते रहिए, अपने फीडबैक यूट्यूब पर ज़रूर से ज़रूर देते रहिए। आगे नेक्स्ट क्लास। हेलो फ्रेंड्स, पिछले टर्न पर केमिस्ट्री क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने मेल्टिंग के बारे में पढ़ा, मेल्टिंग की डिफाइन के बारे में पढ़ा, और आपको बताया गया कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग एंड व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट उसके बाद आपको ये भी बताया गया
कि जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेल्टिंग पॉइंट को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, कैसे मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन होता है। याद होगा आपको मेल्टिंग पॉइंट में इम्प्योरिटीज़ का क्या इफेक्ट होता है, ये आपको बताया गया था। प्रेशर का जो आप एक्सटर्नल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसका, या उसके साथ रिलेट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और साथ ही साथ आपको बताया गया था नेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये कुछ बातें पिछले टर्न पर हमने आपसे डिस्कस की थी। और साथ ही साथ आपको एक पॉइंट बताया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आपको पिछले टर्न पर उसकी भी डिफाइन दिखाई गई थी, बताई गई थी, समझाई गई थी। आई होप कि आपने उसको जरूर से जरूर समझा होगा। और आज हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग, वेपराइजेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखते हो कि जब आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है उसको क्या देते हो, हीट देते हो। तो हीट देते हो तो क्या होता है, लिक्विड बॉयल होना चालू हो जाता है। लिक्विड बॉयल चालू होता है तो उसके लिए उसकी कंडीशंस क्या क्या है, हीट के अमाउंट और टेम्परेचर, जो आप उसको हीट दे रहे हो उससे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो लिक्विड बॉयल होना चालू होता है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड का प्रेशर है, सिंपली जो लिक्विड का प्रेशर है और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो लिक्विड क्या होने लगता है, बॉयल होना चालू कर देता है। और भी कुछ बातें इसके डिफाइंस रिलेटेड आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर देखिए एक लिक्विड है, उस लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उसको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। तो सिंपली इसकी डिफाइन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई है, ध्यान से देखिएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंटिन्यू करिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर आपको लिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना जरूरी है बॉइलिंग की डिफाइन में। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यहां कहा जा रहा है कि ऐसा टेम्परेचर जो लिक्विड जिस टेम्परेचर पर क्या करना चालू कर दे, बॉयल करना चालू कर देता है, उसको हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्लियर, एकदम क्लियर है कि बॉइलिंग क्या है। तो बॉइलिंग जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना चालू कर दे उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग। और जिस टेम्परेचर पर करना चालू कर दे उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। इसको एग्जाम्पल जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर केल्विन में देखा जाए तो याद है हमने आपको कन्वर्जन बताया था डिग्री सेंटीग्रेड का और केल्विन का। तो यहाँ पर देखिए केल्विन में ये 273 ऐड कर लीजिए, 373 है। और बॉइलिंग का एक केस, एक डिफाइन और भी आप दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब लिक्विड को आप बॉयल करोगे तो जो लिक्विड का प्रेशर होगा और बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, अभी आपको बताया गया था इनिशियल में, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा और जो यहाँ लिक्विड के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया जा होगा, ये दोनों प्रेशर जिस समय इक्वल हो जाएंगे, इस समय दोनों इक्वल हो जाएंगे, लिखा है व्हेन वेपर प्रेशर, जो लिक्विड या वेपर का प्रेशर है, व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन बॉइलिंग स्टार्ट्स, या इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक, बॉइलिंग क्या है, व्हेन प्रेशर ऑफ द वेपर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो हमारा लिक्विड क्या हो जाता है, बॉयल करने लगता है। देखिए यहाँ पर आपसे एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है, हम लोग बचपन से जानते हैं कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, या आप लिक्विड में हम वाटर का ले लें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यहां मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, डज वाटर बॉयल एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड? क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है? और उसी के साथ ये भी लिखा है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या वाटर
जी हाँ, तो क्या वाटर जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या वाटर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर सकता है, या 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर सकता है, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर सकता है? ये हमको सोचना है जरा। तो इस बात पर फोकस करते हैं। अभी हमने क्या बताया कि जो बॉइलिंग की कंडीशन है, यहां पर देखिए बॉइलिंग के स्टार्ट होने की कंडीशन क्या है, जब वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल। अब आप सोचिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाए, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर चेंज हो जाए तो इफेक्ट पड़ेगा और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट चेंज करेगा। जी हां, जैसे देखिए अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 0.336 एटीएम। 1 एटीएम नॉर्मल केस में होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पर अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.336 एटीएम है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज किया, और वहां पर अगर डिक्रीज किया तो बॉइलिंग पॉइंट एट माउंट एवरेस्ट बिकम्स 71 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज किया तो क्या होगा, आप खुद बताइए। एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज किया तो आपको हीट कम देनी पड़ेगी, मतलब आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, जिससे जो आपका वेपर का प्रेशर है, जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जल्दी इक्वल हो जाएगा। भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो आपका जो वेपर का प्रेशर है वो भी क्या होगा, जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और जो वेपर का प्रेशर है वो किसके कारण बन रहा है, वो बन रहा है कि जो आप हीट दे रहे हैं, जो आप नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, तो नीचे से टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो जी हां, यहां पर देखिए आपको लिखा भी गया है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं, एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो यहां लिखा भी है एट हाई लैटिट्यूड वाटर बॉयल्स लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर आपको ये एग्जाम्पल बताया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि क्या वाटर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल कर सकता है, आप कहोगे व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर आप क्या कर दें, अगर आप प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 एटीएम से बढ़ाते जाए। 2 एटीएम, 3 एटीएम, 4 एटीएम, 5 एटीएम, हो सकता है ऐसा कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आए जब बॉयल वाटर क्या कर जाए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वो आपको बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या इफेक्ट करता है, इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट, इफेक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, किसका इफेक्ट, पहले आपने लिखा प्रेशर का इफेक्ट, फिर आप देख रहे हैं इम्प्योरिटीज का इफेक्ट। जी हाँ, इम्प्योरिटीज, अगर मान लीजिए आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अब उसी वाटर में आप क्या कर दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, इम्प्योरिटीज डाल दीजिए। तो अगर इम्प्योरिटीज डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। मतलब अब 100 से ज़्यादा टेम्परेचर आप देंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर उस पर फ्लो करेगा, बॉयल करेगा, ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। और सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब यहां पर बात हो रही है नेचर ऑफ द लिक्विड की। आप देखिए, आप पानी को ले लीजिए, वाटर को ले लीजिए हाथ में, एक हाथ में क्या ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, या ईथर ले लीजिए, या एसीटोन ले लीजिए। आप देखेंगे कि वो रूम टेम्परेचर ही पर ही क्या कर जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं, वोलेटाइल हैं, जल्दी वोलेटाइल हैं, वो जल्दी वेपर में चेंज हो जाते हैं। मतलब
फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच जितना स्ट्रांग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही स्ट्रांग होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच जितना वीक होगा वो आसानी से उतना बॉयल कर जाएगा। तो ये कुछ बातें आपने पढ़ी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट डालते हैं। आई होप कि जरूर से जरूर आपको क्लियर हुआ होगा। और ये है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पिछले टर्म पर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में आपने पढ़ा था, सेम थिंग है। आप यहां पर देखिए लैटेंट हीट का मैंने बताया था, इस ऐसी हीट जो अपना प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है। हीट का काम है टेम्परेचर बढ़ाना, यहां हीट क्या कर रही है, हीट जो है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रही है। मतलब दिस हीट इज यूटिलाइज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। यस, ये हीट स्टेट को चेंज करने का काम कर रही है। मतलब हीट का अपना खुद का काम क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाना। यहां हीट टेम्परेचर ना बढ़ाकर स्टेट को चेंज कर रही है। मतलब यहां पर आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम वाटर की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर, दो स्टेट मिल रही है। और इस स्टेट में जब आप इसको हीट कर रहे हैं, तो इस स्टेट में जब आप इसको हीट कर रहे हैं तो सारी की सारी हीट स्टेट को कन्वर्ट कर रही है। इसकी डिफाइन देखिए, मैंने बताया था इसको डिफाइन में आप लेंगे, इसका अमाउंट लेंगे जो पिछले जैसा था 1 kg, और यहां पर हमारा प्रेशर भी कितना होना चाहिए 1 atm। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, कितनी एनर्जी आप इसको दे रहे हैं कि 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इसी को बोलते हैं इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और वो वहां पर एक तीसरी कंडीशन क्या भी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए लिक्विड का। फिर से एक बार डिफाइन पढ़िए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर आप लिखिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its boiling point is known as latent heat of vaporization। और अगर लिक्विड के वेपराइजेशन की बात करें तो यहाँ अमाउंट दिया गया है, इतनी हीट आप उसको देंगे। अगर 1 kg लिक्विड लेंगे लगभग 2.26 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो आई होप आपको ये चीज़ें जरूर से जरूर पसंद आई होंगी। क्या कंडीशंस हैं ये भी आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। सब्लिमेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। व्हाट इज सब्लिमेशन? मैंने आपको बताया था कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायरेक्टली गैस में जाते हैं ऐसे, या गैसियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं सब्लिमेट, और ये प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। तो इसमें क्या लिखा है, सम सब्सटेंसेस चेंजेस देयर स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, सब्लिमेशन, और ऐसे सब्सटेंसेस सब्लिमेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है, कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, और नेफ्थलीन बॉल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी कई एग्जाम्पल हैं, तो लेकिन ये मेन एग्जाम्पल आप देखे रहिएगा। यहाँ पर है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, ये जस्ट अपोजिट है किसका, बॉइलिंग का। मतलब आप देखते थे कि अगर आप लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाते हैं तो वो प्रोसेस हमको क्या कहलाती है, बॉइलिंग या वेपराइजेशन। अब अगर आप गैसियस से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं, तो कोई भी सब्सटेंस गैसेस से लिक्विड स्टेट में जाता है, तो अगर आप उसको कूल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब रिवर्स ऑफ द वेपराइजेशन या बॉइलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। और नेक्स्ट है फ्रीजिंग। इट इज आल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन, और इट इज आल्सो रिवर्स ऑफ द, मतलब अगर सॉलिड से आप लिक्विड में जा रहे हैं दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, और अगर लिक्विड से आप सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। और आपको पता है कि अगर हम वाटर की बात करें
तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब वाटर हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, फ्रीज होता है। यस, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट भी करता है और वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, फ्रीज भी होता है। डिपेंड करता है ये उसमें अमाउंट ऑफ हीट पर। क्लियर? तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक ही। लेक्चर कैसा लगा, आपको कैसे समझ में आया, इसका फीडबैक ज़रूर यूट्यूब पर दीजिएगा। आज की क्लास के लिए थैंक्स।